ठीक है। तो कल का जो हमारा टेस्ट था उसके क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। पहला क्वेश्चन क्या था? रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ द अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे बताया गया है। जो आपके पास रॉक कट आर्ट है ना, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर है, सॉरी, वो कैसे रिप्रेजेंट करता है हमारी आर्ट और हिस्ट्री को। ठीक है, तो रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में अब देखो, इसमें पॉइंट्स कैसे लिखने हैं। सबसे पहले ना, आपके माइंड में ना रॉक कट आर्किटेक्चर आना चाहिए। सबसे पहले रॉक कट आर्किटेक्चर आना चाहिए और उसके एग्जाम्पल आने चाहिए। जैसे मान लो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो मेरे माइंड में ना कुछ चीजें आई, मैं वो लिख लेता हूं पहले। ठीक है, एक तो मेरे माइंड में आई भीमबेटका केव्स, जो सबसे पुरानी केव्स हैं। ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर लिखना स्टार्टिंग में आपने। ठीक है, एक मेरे माइंड में आया कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सारे रॉक कट स्ट्रक्चर लिख लिए जो मेरे माइंड में आ रहे हैं उस टाइम पे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कैसे हमने फ्रेम करना है, फिर उसके बाद सीखते हैं इसको। तो भीमबेटका हो गया, कैलाशनाथ हो गया। ठीक है, फिर और मेरे माइंड में रॉक कट में एक आ गया महेंद्र वर्मन स्टाइल। ठीक है, पल्लव वाला, यही है आपका महाबली वाला भी। और मतलब थोड़ा मैं अलग अलग लिखना चाह रहा हूँ, जैसे एक बराबर केव्स हो गया। ठीक है, बराबर केव्स, और आपका चैत्य और विहार। ठीक है, रॉक कट में मुरल्स। ठीक है, मुरल्स भी तो होती है, मुरल पेंटिंग्स। और है कुछ रॉक कट में यार आपके माइंड में? हाँ, अजंता एलोरा भी आ गया, बिल्कुल। चलो कोई ना, ये थोड़ा मैंने कुछ और सोच के लिखा है, जिसको मैं बताऊंगा आपको। अजंता हो गया, बिल्कुल अजंता। एलोरा रहने दो फिर, एलिफेंटा लिखो। अजंता, एलिफेंटा, और एक उधर भी है उड़ीसा में, उदयगिरी। अगर मैं हल्का सा थोड़ा देखूं ना, तो ये हो गया मेरे पास 7 पॉइंट हो गए। सफिशिएंट है। अगर मेरे को इतने कम टाइम में 7 पॉइंट मिल गए ना, तो बहुत है। अब देखो इसको मैंने लिखना कैसे है। मसरूर रॉक कट टेम्पल हिमाचल, बिल्कुल वो भी है। अब यहां 2 मिनट यहां ध्यान देना। देखो, जैसे मोरल्स है आपका, मोरल्स। तो पहला है कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो क्या बताता है, थीम्स। ठीक है, और बेसिकली उस समय की जो क्या बोलते हैं, डे टू डे एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल डाल देना, मोरल्स। ठीक है, पहला पॉइंट तो बन गया हमारा। बिम्बेटका किसके बारे में बताता है? बिम्बेटका हिस्टोरिकल इंसाइट देता है हमें रॉक कट आर्किटेक्चर की। ठीक है, एंशियंट, तो इसकी हेडिंग बनेगी हिस्टोरिकल इंसाइट। ठीक है, हिस्टोरिकल इंसाइट कौन देता है हमें? बिम्बेटका। देखो अब इसमें आगे तो आपने लिखना है ना, मैं सारा थोड़ी भी लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं तो बस आपको जस्ट बताऊंगा कि आपने पॉइंट कैसे फ्रेम करने हैं। अब इसमें आगे डिटेल में आप एक एक लाइन तो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कैलाशनाथ। कैलाशनाथ दिखाता है हमें एक मतलब एक्सीलेंस, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, कि कितना बढ़िया मतलब एक ही पत्थर, मोनोलिथिक है ना ये पूरा स्ट्रक्चर आपका। ठीक है, तो इसमें लिखो आर्टिस्टिक मोनोलिथिक एक्सीलेंस। ठीक है जी, एग्जाम्पल डाल दो कैलाशनाथ। अगला मेरे पास आ रहा है महेंद्र वर्मन स्टाइल, पल्लव का। ठीक है, तो रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर है ये। तो अगला टेम्पल आर्किटेक्चर्स। ठीक है, जो अर्लीस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर थे जो रॉक कट स्टाइल में बने थे, दैट वाज बिल्ट इन महेंद्र वर्मन। ठीक है, महाबलीपुरम भी डाल देना इसमें, महेंद्र वर्मन स्टाइल। ठीक है, बराबर केव्स आपको पता है ये मॉरिन्स के टाइम पे थी। ठीक है, इसमें अशोक का जो स्प्रेड था बुद्धिज्म, उसके बारे में भी काफी डिपिक्ट किया गया है। तो मतलब आप इसमें लिख लो रॉयल पैट्रोनेज को भी दर्शाता है रॉक कट आर्किटेक्चर। मतलब कैसे हमारी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है ना, आर्ट और हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है, बेसिकली क्वेश्चन तो यही है ना। ठीक है, आर्ट और हिस्ट्री को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, तो रॉयल पैट्रोनेज।
ठीक है, रॉयल पैट्रोनेज विच वी हैव सीन इन बराबर केव्स। देखो मुझे तो ये चाहिए कि मैं सबसे कम टाइम में मैक्सिमम पॉइंट्स कैसे बना सकूं। ठीक है, देखो हमारा टारगेट है 8 पॉइंट का, पर हम पहुंच पाए 7, ये भी इनफ है। जरूरी नहीं हर जगह पे 8 बने, बट अगर 7 भी बन रहे, पर आप इसमें हर पॉइंट में एग्जाम्पल भी तो है। 1.8 हो तो कुछ भी बना सकते हो आप, 1 पॉइंट बनाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी भी है। ठीक है, चैत्य और विहार से क्या रिफ्लेक्ट होता है हमें? चैत्य और विहार में हमें दिखता है बेसिकली आपका बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। ठीक है, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसमें आप डालो चैत्य विहार। अजंता, एलिफेंटा और उदयगिरी। अजंता है टोटली बुद्धिस्ट, एलिफेंटा हिंदू, और उदयगिरी में है जैन साइट्स। ठीक है, जैन जैन है ये, तो मतलब यहां दिख रही है रिलीजियस डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अगला पॉइंट बन गया रिलीजियस डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल डालो, एलिफेंटा हिंदू, अजंता बुद्धिस्ट, एंड उदयगिरी जैन। कैन देयर बी अ हेडिंग लाइक इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एक्यूमेन? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, बस आपके पास उसमें एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल डाल दो, हेडिंग कुछ भी हो सकती है। देखो मैंने पहले एग्जाम्पल लिखे हैं, उस एग्जाम्पल से मैं जो समझ पाया मैंने वो लिखा। ठीक है, देखो याद करके तो अगर मैं भी आऊंगा तो 15 पॉइंट तो मैं भी याद करके आ सकता हूं ना, याद करने की तो कोई प्रॉब्लम ये नहीं है ना, लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं नेचुरल सिखाऊं, कि जो नेचुरल हमारी टेंडेंसी होती है ना, ह्यूमन टेंडेंसी जो है, उस हिसाब से। अब मुझे जो रॉक कट आर्किटेक्चर जो मुझे याद रहे, मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया। ठीक है, इसको लिख लो आप, थोड़ा बहुत हेडिंग लिख लो। हो गया? ठीक है, देखो ये टेक्निकल क्वेश्चन था, रॉक कट आर्किटेक्चर टेक्निकल क्वेश्चन है, तो यहाँ एग्जाम्पल के अलावा नहीं, देखो एग्जाम्पल ही आए ना, मेरे को भी एग्जाम्पल ही आए, तो एग्जाम्पल से सोच के पॉइंट बनाने हैं। हाँ, आपने टेम्पल पे ज्यादा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने डाइकोटोमी तो जैसे अब मैंने इसमें जैसे केव और स्तूपा और ये मैंने इनके थ्रू ये बताया था कि नहीं वो ठीक है, बट आई थिंक जो क्वेश्चन की डिमांड है ना वो ये है कि रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। तो थोड़ा सा मतलब आपको बताना है कि किस तरह से वो बताते हैं। तो मैंने देखो ये सारे मेरे रॉक कट स्टाइल आर्किटेक्चर का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि जैसे मुरल्स हैं वो बताते हैं उस टाइम की थीम्स बेसिकली पेंटिंग्स में क्या यूज करते थे, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज क्या होती थी वो उसमें डिपिक्टेड होती थी। ठीक है, बिम्बेटका हमारी हिस्टोरिकल इंसाइट को बताता है कि हिस्ट्री से हमें पता लगता है कि अच्छा पैलेलिथिक से स्टार्ट है आपकी रॉक कट क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर। फिर टेम्पल भी हमने बनाए हैं रॉक कट आर्किटेक्चर, मतलब अलग अलग हिस्ट्री कैसे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हिस्ट्री के जो डायमेंशन है वो इसमें कवर करने हैं, रादर देन कि आप इसमें रॉक कट स्टाइल्स के बारे में बताओ। ठीक है, क्योंकि अब यही है ना कि अब जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की डिमांड आई थिंक बहुत जरूरी है समझना कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, इस टाइम पे किस वर्ड पे हमारी नजर पहुंचती है। हाँ यस। अब इसमें भी देखो डिस्कस है, तो जरूरी नहीं हर जगह ही डिस्कस में चैलेंजेस लिखने हैं यार। ठीक है, क्योंकि देखो डिस्कस का मतलब है कि डिस्कशन करो उस पर्टिकुलर चीज पे। ठीक है, अगर वो चीज डिबेटेबल है तो ही उसमें चैलेंजेस लिखो, अगर वो चीज डिबेटेबल है। रॉकेट आर्किटेक्चर में क्या डिबेट होनी? प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हाँ आप, मैं समझ गया था, मैंने पढ़ा आपका क्वेश्चन, आपने उसमें प्रेजेंट में लिख लिया था, बट आई थिंक कि अगर आप एक बार इनफ पॉइंट्स लिख दो फिर आप लास्ट में एक दो लिख सकते हो। ठीक है, इन करंट कॉन्टेक्स्ट वी हैव सीन दैट देयर इज लैक ऑफ फंड्स टू प्रोटेक्ट दिस आर्किटेक्चर। ठीक है, ये सारी चीजें क्या बोलते हैं, लैक ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज बची भी नहीं है, रॉकेट आर्किटेक्चर बनाना कैसे, बनाना भी नहीं आता किसी को। ठीक है, तो ये चीजें आप एक दो पॉइंट में लिख सकते हैं, बट मेन आपका हेडिंग ये है। ठीक है, तो इस पे फोकस नहीं हटना चाहिए। अब हम देखें जरा हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है ना, दैट इज डिस्कस द सलाइंट फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग सिस्टम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाउ डिड इट रिफ्लेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एथोस ऑफ द टाइम। अब देखो इसमें दो पार्ट है आपके पास, 6-6 नंबर के। 6 नंबर का पहला पार्ट है, 6 नंबर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो
अब देखो डिस्कस यहां पे भी कीवर्ड है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अब पहले फीचर्स डिस्कस करो फिर उसके चैलेंजेस लग जाओ लिखने, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है कि कैसे ये रिफ्लेक्ट करता है उस टाइम के सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक एथोस को, ठीक है, कि क्या सोच थी उस समय पर लोगों की, ठीक है। तो अब हमारे पास ये है आपके पास फर्स्ट पार्ट है सैलाइंट फीचर्स। तो क्या क्या फीचर्स थे किसके, वो भी पूछे टाउन प्लानिंग के। टाउन प्लानिंग के क्या फीचर्स थे, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे फीचर्स थे बट देयर इज स्पेसिफिक टाउन प्लानिंग। उससे भी पहले इसकी इंट्रो क्या होनी चाहिए, देखो, क्योंकि देखो इसमें ना आपके पास सैलाइंट फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग बोला है, तो कहीं ना कहीं टाउन प्लानिंग को जोड़ना है बस, टाउन प्लानिंग को, ठीक है। क्या लिखा, नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका जो भी है 2600 से 1900 बीसी ऐसे कुछ लिख दिया आपने, ठीक है, कि इसके बीच में फ्लरिश हुई, ठीक है। फिर इतना ही लिखो, ज्यादा ऐसे मत लिखो कि आईवीसी की पहली साइट हड़प्पा थी, ये चीजें नहीं, मतलब एडिशनल फैक्ट नहीं लिखना। या तो टाउन प्लानिंग से जुड़ी कोई चीजें लिखो, अदरवाइज एक्स्ट्रा चीजें मत लिखो इंट्रो में, मतलब जबरदस्ती के पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे माइंड में सडनली इंट्रो आ गई कि मेरे माइंड में, मतलब सबसे इजी इंट्रो जो मेरे को सबसे लगा कि आईवीसी को, आईवीसी इज कॉल्ड एज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है, ड्यू टू, फिर मैं लिखूंगा उसमें, जैसे मान लो मैं लिखूंगा इंट्रो कि आईवीसी कॉल्ड एज सिविलाइजेशन ड्यू टू, ठीक है, फिर मैंने यहां लिख दिया अर्बन टाउन प्लानिंग एंड एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम। क्योंकि जो कहीं ना कहीं कीवर्ड है ना वो इंट्रो में दिख जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आईवीसी ब्रैकेट में लिख सकता हूं 2600 से मान लो 1900 बीसी लिख दिया, अगर किसी ने डेट भी दिखानी है तो ऐसे लिख सकता है वो, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया, बट सिंपली बना दिया कि ठीक है भाई इस तरह से मैंने इंट्रो बता दी, ठीक है। मतलब कोशिश करो कि, देखो सब चाहते हैं कि उसकी इंट्रो बढ़िया हो, कंक्लूजन बढ़िया हो, कौन नहीं चाहता, बट वही है कि वो सब में नहीं हो पाता। अगर 20 क्वेश्चन मैं जीएस में लिख रहा हूं या आप जीएस में लिख रहे हो, तो उसमें आप मान के चलो कि आपका जो बेस्ट आंसर होते हैं वो 6 7 या 8 क्वेश्चन में ही होते हैं। आपको लगेगा कि मैं 20 के 20 क्वेश्चन में सबसे बढ़िया इंट्रो सबसे बढ़िया कंक्लूजन लिख के आऊंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हमने वो काम करना है जो रियलिस्टिक है, वो नहीं जो आइडियल है, ठीक है। तो इसीलिए आपने थोड़ा उस पर ध्यान देना है कि इंट्रो, हम क्या करते हैं कई बार ना इंट्रो इसलिए भी नहीं लिखते क्योंकि आपको लगता है कि ये बहुत जनरल है, कि नहीं तब तक सोचते रहते हैं जब तक कुछ बढ़िया फैक्ट ना मिले। ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। अगर वो बढ़िया फैक्ट मिलना होता तो टाइम से मिल जाता, अगर नहीं मिल रहा है, जनरल माइंड में आ रहा है तो लिख दो जनरल, ठीक है। मतलब स्पीड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने, ठीक है। देखो हर एग्जामिनर को इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो सिर्फ आपके कीवर्ड्स देख के पता लगा देता है कि इस बंदे के आंसर में दम है या नहीं है, ठीक है। वो 2 3 लाइनें पढ़ लेता, उसको पता लग जाता कि आपका आंसर है चेक करने लायक कि नहीं है, ठीक है, और वो वहीं बता देता आपको। यहां तो फिर भी प्रॉपर करते हैं चेक, पर मैं तो जनरली असली पेपर की भी बात कर रहा हूं, असली पेपर में टिक तक नहीं होता है लगा हुआ, ठीक है। आपके क्वेश्चन में टिक भी नहीं होता है, सीधे नंबर होते हैं डायरेक्ट, सीधे मार्क्स। तो इससे क्या पता लगता है आपको कि उसने देख लिया, एग्जामिनर ने देख लिया है कि आपके अंदर कितना कैलिबर है। तो पहली बात तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि कैसे करना है, ठीक है। अब मेरे पास 2 पॉइंट थे ना माइंड में, तो रादर देन कि मैं यहाँ पे 1 2 करूं, मैंने डायरेक्ट एरो बना दिया, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं रेप्लीकेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम मेन बॉडी पे आएंगे, इंट्रो तो चलो था ही हमारे पास, मेन बॉडी इज सैलाइंट फीचर्स। क्या है सैलाइंट फीचर्स टाउन प्लानिंग के, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड लेआउट, और क्या क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक मटेरियल टाउन प्लानिंग में। नेक्स्ट सेग्रीगेशन ऑफ एरियाज, जैसे आपके पास सिटाडेल और लोअर टाउन, ठीक है। और क्या है इसमें, क्योंकि देखो ये आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन है,
हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट हमारे पास पूछे गए हैं, 2 में 6-6 पॉइंट हम लिखेंगे। हाँ जी, हाँ फोर्टिफिकेशन, हाँ फोर्टिफिकेशन हम लिख सकते हैं। फोर्टिफिकेशन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, टाउन प्लानिंग में। और इसमें है आपके पास पब्लिक स्पेसेस। जैसे पब्लिक स्पेस में क्या क्या है आपके पास, जैसे ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी। और सिंगल स्टूडियो डबल स्टूडियो। वो आप इसमें ही डालो, फोर्टिफिकेशन में ही डालो, ठीक है, इसी में डालो, इसी में आ जाएगा वो। और और आया कुछ माइंड में? देखो, बॉडी को आप बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, बट सेकंड जो पार्ट है ना, उसमें आप अलग अलग लिख सकते हैं, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक। बट इसमें आप जनरली फीचर्स ही लिखेंगे। और क्या फीचर है उसके? ठीक है, काफी है, 6 पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हम 6 पॉइंट नेक्स्ट वाले में भी डाल सकते हैं, या नेक्स्ट वाले में 8 भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको डायमेंशन दे रखी है। देखो, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल, आप सोशल अलग से लिख सकते हैं, इकोनॉमिक अलग से लिख सकते हैं, और कल्चरल अलग से लिख सकते हैं, या फिर आप सोशियो इकोनॉमिक अलग लिखो, कल्चरल अलग लिखो, ठीक है। बट मैंने तो चलो साथ ही लिखा है, तो बट चलो साथ ही लिख लेते हैं, बाकी अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इसके बाद अगर हम अलग अलग लिखें, फॉर एग्जाम्पल सोशल, इकोनॉमिक और कल्चर, देखो जितना डिवाइड आप करोगे ना, मतलब जितना डिवीजन आप कर दोगे, तो उतना बेटर आपके लिए हो जाता है। अब मान लो मैंने 3 डिवीजन कर दी, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इथॉस, ठीक है, तो मेरे लिए इजी होगा कि मैं अगर 2-2 पॉइंट भी लिख पाया तो भी तो 6 पॉइंट बन गए, ठीक है, मेरे लिए इजी हो गया ना। जहां मेरे को एक एक ही बार 6 बनाने थे, वहां मेरे लिए इजी हो गया। अगर मैं सोशियो इकोनॉमिक कर दूं, तो सोशियो इकोनॉमिक में मैं 3 से 4 पॉइंट लिखूंगा इकट्ठा, ठीक है। तो सोशल क्या क्या हो जाएगा इसमें, मतलब क्या क्या दिखता था उस समय? हाँ, रिलीजन भी सोशल में ही आएगा, बिल्कुल। अब इसमें देखो, सबसे पहले तो हमारे पास एक तो है कि जो उस समय की सोसाइटी थी ना, उसका जो नेचर था, दैट वाज, कीवर्ड्स आपने लिखने हैं, दैट वाज थियोक्रेटिक यूनिटरी। थियोक्रेटिक क्या था, मतलब रिलीजन जो था ना, जो प्रीस्ट था, चीफ प्रीस्ट जो होता था, ठीक है, क्योंकि हमारे को वहां पे देखो बियर्डेड स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग भी मिला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि थियोक्रेटिक है, यूनिटरी है। थियोक्रेटिक मतलब नेचुरल फोर्सेस की हम पूजा करते थे आईवीसी के टाइम पे, लेकिन साथ ही साथ हमारा नेचर कैसा था, यूनिटरी। यूनिटरी कैसे दिखता है, क्योंकि हर टाउन की, लगभग टाउन प्लानिंग एक जैसी है, ठीक है, बेसिक फीचर्स एक जैसे हैं, ड्रेनेज एक जैसा है, ठीक है, आपस में ट्रेड कनेक्शंस भी हैं, ठीक है। तो मतलब कोई एक सेंट्रल पावर तो रही होगी। अगर इतनी सारी टाउन प्लानिंग बनाई है, तो कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइक ऑर्गेनाइजेशंस भी रही होगी, ठीक है, कुछ लोग रहे होंगे जो स्पेशली टाउन प्लानिंग पे ही काम करते होंगे, और सिमिलैरिटी इतनी सारी देखने को मिली, ठीक है, आपस में टाउन प्लानिंग में सिमिलैरिटीज भी तो हैं। तो ये सारी चीजें भी तो आपने सोचनी है उस टाइम पे, कि आपके पास सोसाइटी में एक ही हो गया। और दूसरा, हाँ जी, सोशल हायरार्कीज। एक था कि सोशल हायरार्की भी डेवलप हो चुकी थी, कि जैसे रूलिंग क्लास थी वो जनरली, इसमें देखो आपके पास क्या थे, कि जैसे सोशल हायरार्की कैसे डेवलप हुई, कि जैसे सिटाडेल जो थे आपके, यहां पे रहती थी रूलिंग क्लास, ठीक है, और रूलिंग क्लास जनरली कौन थे, मर्चेंट्स, ठीक है। इस तरह से थोड़ा आपको देखने को मिलता है इसमें। फिर आपको इसमें मिडिल टाउन होता है, जहां पे मार्केट प्लेस होता है। फिर लोअर टाउन होता है, जहां पे एग्रीकल्चर लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सोशल हायरार्की डेवलप हो चुकी थी उस समय पे। और मेथड किस पे आएगा सर? अच्छा, ब्यूरल मेथड भी इसी में ही आएगा, सोशल में ही। पर ब्यूरल मेथड कैसे डालोगे आप इसमें, मतलब उसका क्या सिग्निफिकेंस दिखाओगे आप? कल्चरल में भी डाल सकते हो, देखो जो सोशल में नहीं आया वो कल्चर में डाल दिया। सिमिलर ही है, सोशल और कल्चर तो देखो काफी हद तक सिमिलर ही है। कल्चर में वैसे कोशिश करना कि कल्चर में आप ज्यादातर उनका जो वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, रिलीजन भी वैसे कल्चर में ही आ जाएगा, ठीक है, तो काफी सारी चीजें मैच कर रही है। इकोनॉमिक में क्या था, इकोनॉमिक में एक तो ट्रेड हो गया वहां पे, ठीक है, इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड,
और आपके पास सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब देखो, हमें पता था ना कि लोथल में डॉकयार्ड मिला है, लोथल से कॉटन एक्सपोर्ट होता था मेसोपोटामिया के लिए, इजिप्ट के लिए, हर जगह के लिए। लेकिन वाई ओनली लोथल? तो कोई सेंट्रलाइज प्लानिंग तो रही होगी कि भाई हर जगह से कॉटन इकट्ठा होकर लोथल आएगा और लोथल से ही डॉकयार्ड के थ्रू जाएगा। ठीक है, कहीं और क्यों नहीं मिला डॉकयार्ड? क्योंकि लोथल एक सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, एक सेंट्रल अथॉरिटी हमेशा से थी आईवीसी के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें कही हम। अब देखो, ट्रेड आपने लिखा इनलैंड फॉरेन, तो यहां पे आप एग्जांपल डालो फॉरेन ट्रेड में किसका? क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन का। कि जो क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन है वो एविडेंस प्रोवाइड करती है किसका? फॉरेन ट्रेड ऑफ हड़प्पन्स। ठीक है, कि हड़प्पन्स फॉरेन ट्रेड करते थे, इसका हमें जो क्या बोलते हैं एविडेंस है वो किस में मिलता है? क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से मतलब कुछ चीजें आप एज एन एग्जांपल भी पुट ऑन कर सकते हो। क्यूनी, CUNEI, CUNEI, क्यूनिफॉर्म। क्या? ये मेसोपोटामिया की है। फिर इसमें आपके पास तो मैं सुनता हूँ। फूड सिक्योरिटी भी आ जाएगा। फूड सिक्योरिटी, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरीज मिली हैं, तो मतलब वो फूड को स्टोर करते थे। ठीक है, अब ये वैसे आपका फूड सिक्योरिटी सोशल में भी आ जाएगा, फिर ये किसी में भी डाल दो। पर फिर ये है कि आप ना इसको कल्चर में चेंज कर देना इसको, थियोक्रेटिक यूनिटरी को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलीजन वाला कॉन्टेक्स्ट है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे फूड सिक्योरिटी आपका, तो फूड सिक्योरिटी आपके पास है। और देखो, मेरे माइंड में ना दो चीजें आई, एक आई ग्रेट ग्रेनरी और एक आई ग्रेट बाथ। अब वो मैं लिखूंगा नहीं, बट मैंने उसके सिग्निफिकेंस लिखने हैं कि उससे क्या एक्सप्लिसिट हो रहा है। तो ग्रेट ग्रेनरी से तो मुझे पता लग रहा है फूड सिक्योरिटी। ग्रेट बात से मुझे क्या पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कम्युनल इंटरेक्शन है, ठीक है, सोसाइटी में इंडिविजुअल प्राइवेसी तो है ही है, लेकिन जो सोसाइटी की इंटरेक्शन है वो भी उस समय पे क्या बोलते हैं आपका वैल्यू की जाती थी। ठीक है, तो इसमें लिख दो, ऐसे लिख दो कि वैल्यूड इंडिविजुअल privacy and also foster community interaction। community interaction। फिर आप इसमें लिखो एग्जाम्पल ग्रेट बाथ इन मोहनजोदड़ो। फिर ऐसे लिखो, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एग्जाम्पल लिखो ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, अब जैसे हमारे को ना धौलावीरा भी एक साइट है, धौलावीरा आपको पता है वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस है, वहां पे वाटर रिजर्वर्स मिले ना। तो इसमें कहीं ना कहीं ये वैसे एनवायरमेंट का एंगल भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी कल्चरल एडॉप्शन में आ सकता है, एनवायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो उसके लिए हमने वाटर कंजर्वेशन पे भी ध्यान दिया। ठीक है, नहीं नहीं, इसी में डाल दो, कल्चर में डाल दो, क्या दिक्कत है? कल्चर में डाल दो, सोशल में डाल दो, कहीं भी डाल दो। ठीक है, मतलब आप ये दिखाओ कि कहीं ना कहीं उनके कल्चर में था, उनके कल्चर में था कि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते थे या एनवायरमेंट को समझते थे, नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहते थे, तो उनका कल्चर में था। हाँ, नेचर वर्शिप वैसे भी करते थे, नेचर वर्शिप आप सोशल में डाल दो। मतलब देखो, हमने अभी डायमेंशन क्रिएट कर ली ना, लेकिन आपने इसको बस लिखना है एक बार आंसर में। ठीक है, एक बार आपने लिख लेना इसको। हाँ, एक ही अच्छा पॉइंट है, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो वेट और मेजर थे वो यूनिफॉर्म थे, वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसको? रेगुलेटेड इकोनॉमी को। ये भी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स विच रिफ्लेक्ट द रेगुलेटेड इकोनॉमी। आई थिंक ये मोर देन इनफ है। थ्राइविंग एग्रीकल्चर लाइक ग्रेट ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा, ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप इनको लिखिए। मैं तो यही कहूंगा कि वैसे तो चलो आप लोगों ने ऑफ कोर्स इनमें से काफी सारी चीजें लिखी होंगी, बट आफ्टर दिस क्लास आप एक बार दोबारा लिखो इस टेस्ट को। ये जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको दोबारा लिखो एक बार, क्योंकि जो आप पहले पेपर लिख रहे हो तो आप रफ लिख रहे हो ना, कि जो आपके माइंड में आ रहा है। सेकेंड टाइम आप उसको बिल्कुल
फेयर करके लिखो, सो दैट इन फ्यूचर जब भी आप उन क्वेश्चंस को पढ़ो तो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। और उसमें आप एटलीस्ट एक दो पॉइंट बाद में ऐड ऑन करो तो अलग बात है, बट एटलीस्ट ये आपके फाइनल आंसर बने। ठीक है, तो इसको दोबारा लिखना। अब इसमें देखो इसका वे फॉरवर्ड मतलब या कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं आप, कि जो आईबीसी है कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करती है एक ऐसा कल्चर जो कि इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड हैं वो लोग। ठीक है, और सोशली कैसे हैं, सोशली भी कहीं ना कहीं सेक्युलर कह सकते हैं आप, कि क्योंकि वहां पे ऐसा तो है नहीं कि किसी आईबीसी के टाइम पे कोई रिलीजन तो है नहीं, स्पेसिफिक रिलीजन तो है नहीं। ठीक है, नेचुरल वर्शिप, नेचुरल फोर्सेस की पूजा हो रही है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से आप एक कंबाइंड कीवर्ड्स को यूज करके कंबाइंड कंक्लूजन निकाल सकते हो। बाकी वही है कि कंक्लूजन के लिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। एक कंक्लूजन बेसिकली क्या है कि आपने इन सबको बस कंक्लूड कर दिया है कि बेसिकली हम इससे क्या सीखें, कि इनका जो कल्चर था दैट इज कल्चरली बहुत ये थे, एडवांस थे ये। ठीक है, सॉरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। कल्चरली लिख लो इनको कि कल्चरली सुपीरियर तो नहीं लिखेंगे, कल्चरली इंक्लूसिव ऐसे लिख दो कि सभी लोगों को मतलब इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। इस तरह की कुछ भी चीजें आप लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, एग्जामिन हाउ द पर्शियन इन्फ्लुएंस। अब देखो पहले इसमें तो आपको इंट्रो क्या लिखेंगे आप इसमें, पहले बताओ। इंट्रो आपको पूछा है मुगल पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर, तो कहीं ना कहीं आपको पेंटिंग और आर्किटेक्चर के बारे में ही बताना है। ठीक है, तो आप मतलब जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जो मुगल एम्पायर है दैट वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर which reflects its सेंट्रल एशियन रूट्स एंड पर्शियन टच। मतलब कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं कि, या पर्शियन इन्फ्लुएंस फिर दो बार आ जाएगा ना, तो कोशिश करना कि वर्ड दो बार ना आए। तो कुछ भी इस तरह लिख सकते हैं कि भाई एक तो सेंट्रल एशियन रूट्स, कि मुगल्स के सेंट्रल एशियन रूट्स हैं वो भी दिखता ही है इसमें, और साथ साथ जो पर्शियन टच या पर्शियन ट्रेडिशन वर्ड यूज कर सकते हैं कि वो इसमें दिखता ही है हमें। ठीक है, तो मतलब इंट्रो अगर बहुत ही ज्यादा टिपिकल भी नहीं बना पा रहे तो एक जो क्वेश्चन है उसी में ही एक जनरलाइज इंट्रो भी बन सकती है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। फिर अब हमारा जो मेन बॉडी है दैट इज पर्शियन इन्फ्लुएंस इन मुगल पेंटिंग। पहला है मुगल पेंटिंग में। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 पॉइंट तो मिनिमम लिखेंगे लिखेंगे इसमें ना। तो पर्शियन जो आपके पास इन्फ्लुएंस है मुगल पेंटिंग्स में क्या क्या रहा, देखो सबसे पहले तो पेंटिंग्स की बात है ना, तो जब भी कभी मेरे माइंड में मुगल पेंटिंग आती है तो मेरे माइंड में सबसे पहला आता है मिनिएचर पेंटिंग। सबसे पहले तो यही आना चाहिए, मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, सबसे पहला जब भी मुगल्स की पेंटिंग आती है, क्योंकि ये इनका बेसिक फीचर है मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, 1/6 ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल का 1/6। ठीक है, जब आप उसको कर देते हो उसको मिनिएचर बोलेंगे। फिर इसके साथ एग्जाम्पल डाल दो, मिनिएचर के एग्जाम्पल लाइक वी हैव तूतीनामा। ठीक है, तूतीनामा, हमजानामा, ये सारे मिनिएचर स्कूल ही तो है मुगल्स के। ठीक है, मुगल्स मिनिएचर स्कूल का पहला वर्क है तूतीनामा। ठीक है, टेल्स ऑफ पैरट। तो इस तरह से आपने अपना जो पॉइंट है उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग्स है। सेकंड आपके पास यहां पे है यूज ऑफ टेक्निक्स। टेक्निक में क्या आएगा, लाइक यूज ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, वाइब्रेंट कलर इसमें है, और एक है गोल्ड एम्बेलिशमेंट्स। ठीक है, मतलब गोल्ड से डेकोरेटेड, मतलब अच्छी टेक्निक का इसमें यूज किया गया है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसमें है कि पेंटिंग्स में आपका सिमेट्री एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन्स। हाँ जी, हाँ अरेबिस्क टेक्निक बिल्कुल। और इसमें आपके पास मुगल पेंटिंग्स में डिपिक्शन ऑफ नेचर एंड गार्डन्स। ठीक है, नेचर और गार्डन्स की डिपिक्शन भी इसमें देखने को मिलती है हमें। ठीक है, और सेक्युलर थीम्स लाइक नेचर, फिर बाद में पोर्ट्रेट्स हो चुके थे। ठीक है, कोर्ट सीन्स, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें
आ जाती हैं। हर पॉइंट एग्जाम्पल करना है। मतलब जरूरी तो नहीं है, अगर तो आपका पॉइंट बड़ा है तो ऐसा भी नहीं है, बट ये है कि कोशिश करो कि थोड़ा सा जस्टिफिकेशन के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, जस्टिफिकेशन के लिए अच्छा रहता है कि आपने बता दिया कि यार सेक्युलर थीम्स में क्या क्या था। अब ये तो मैंने जस्ट बताया ना, इसमें तो एग्जांपल अभी और डलेगा। ये एग्जांपल थोड़ी है नेचर, पोर्ट्रेट, कोर्ट सीन्स, इसमें तो एग्जांपल डालना है आपको कि कौन सा कोई पोर्ट्रेट इसमें बताया गया है। किसी पोर्ट्रेट का नाम बता दो कि जहांगीर का पोर्ट्रेट था, शाहजहां का पोर्ट्रेट था, इस तरह से कुछ भी। ठीक है। ये जो टेक्निक थी इसका नाम यहां पे लिख देता हूं मैं, एरेबेस्क टेक्निक। ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन वाली है, एरेबेस्क टेक्निक। वैसे डिजाइन की इसमें तो वैसे वेजिटल पैटर्न पैटर्न हाँ ये है, सॉरी, ज्योमेट्रिकल डिजाइन नहीं, सॉरी, वेजिटेबल्स वाली, ऑर्नामेंटेशन वाली। हाँ वो वाली एरेबेस्क टेक्निक। जो ये क्या आ रहा था माइंड में, इसके और फीचर्स भी हैं जैसे अदर्स में, और क्या क्या है इसमें। यस, फोर साइटिंग, फोर साइटिंग टेक्निक। देखो अभी तो हमारे पास समय है ना सोचने का, तो अभी हमारे माइंड में तो सब कुछ आ सकता है। ठीक है, फोर साइटिंग टेक्निक आपको बताइए, जिसमें हम कंप्रेस करते हैं, छोटे साइज में लाते हैं इसको, और थोड़ा सा इल्यूजन टाइप होता है इसमें कुछ। ठीक है, फोर साइटिंग टेक्निक में। तो ये भी आपका मुगल पेंटिंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आई थिंक बहुत पॉइंट्स हो चुके हैं अब। ठीक है, इतने पॉइंट्स में हम सस्टेन कर पाए तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है, और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी हमारी, अगर हम इन पॉइंट्स को सस्टेन रख पाए अपने माइंड में। हाँ, कैलीग्राफी भी आ सकती है, मतलब कैलीग्राफी दोनों में आ सकती है, पेंटिंग में भी और उसमें भी, अपना क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर में भी आएगी, क्योंकि आर्किटेक्चर में तो हम कैलीग्राफी दिखाएंगे ना करते हुए, और पेंटिंग्स में भी कैलीग्राफी दोनों तरफ आ सकती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट हो गया, हम वहां पे कैलीग्राफी यूज कर लेंगे आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो उसमें मिनिएचर पेंटिंग आपके पास हो गई, टेक्निक्स हो गई, सिमेट्री एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गए, डिपिक्शन ऑफ नेचर एंड गार्डन हो गया। ठीक है, जैसे चार बाग गार्डन स्टाइल उन्होंने डेवलप किया ही था। ठीक है, लेकिन वो आर्किटेक्चर में आएगा, लेकिन हम पेंटिंग्स में तो हमने डिपिक्ट किया है ना, पेंटिंग्स में तो बनाया ही है। तो पेंटिंग में क्या बनाते हैं, बेसिकली जो आर्किटेक्चर बना होगा उसी को तो पेंटिंग में भी डालेंगे। ठीक है, सेक्युलर थीम्स हो गए आपके पास, और यहाँ पे फोर साइटिंग टेक्निक्स हो गए। ठीक है, अब अगर हम मुगल आर्किटेक्चर की बात करें, मुगल आर्किटेक्चर में सबसे पहले मेरे माइंड में आता है हमेशा चार बाग स्टाइल। दो तो मेरे माइंड में सबसे पहले आते हैं, चार बाग और आर्कवेड स्टाइल, जिसमें है डोम्स एंड आर्चेस। आर्चेस, चार बाग स्टाइल में क्या है, गार्डन जो फोर पार्ट्स में डिवाइड है, डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, विद रनिंग वाटर। ठीक है, फिर इसमें आपके पास मुगल आर्किटेक्चर में क्या क्या है, यूज ऑफ जाली वर्क। ठीक है, यूज ऑफ वाटर, पानी का यूज हमें देखने को मिलता है, जैसे चार बाग गार्डन्स में देखने को मिला, ताजमहल में है। ठीक है, पित्रादुरा टेक्निक, पित्रादुरा टेक्निक जो है ये हमारे को यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, एक तो इत्माद उद्दौला जो है उसके उसमें ये, इत्माद उद्दौला के टॉम में है, किसका बाप था ये, नूरजहां का। नूरजहां का, किसका, अच्छा हाँ, जहांगीर की वाइफ का। ठीक है, मैं कुछ और सुन लिया। ठीक है, नूरजहां का फादर था ये, इत्माद उद्दौला का टॉम, और बाकी ताजमहल में भी है पित्रादुरा टेक्निक। पित्रादुरा टेक्निक क्या है बेसिकली, जो हाँ मार्बल में एंग्रेव एंग्रेव करते हैं प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, तो वो एक मतलब इट्स अ डेकोरेशन, स्टाइल ऑफ डेकोरेशन, मतलब पित्रादुरा बेसिकली स्टाइल ऑफ डेकोरेशन है। मीनार्स भी हो जाएंगे, मीनार्स, मोटार्स, और क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसमें, काफी सारी चीजें आ जाएंगी इसमें भी। कैलीग्राफी भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, कैलीग्राफी एंड टाइल वर्क्स। ठीक है, तो जैसे ज्योमेट्रिक और फ्लोरल डिजाइन है इसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार्स इन मॉस्क।
ठीक है, इसमें आप डाल देना टाइल वर्क्स में फ्लोरल डिजाइन्स। ठीक है, मीनार्स इन मॉस्क। ठीक है, तो ये देखो ना हमारे पास इसमें क्या क्या पॉइंट हमारे पास आए। चार बाग स्टाइल जिसमें गार्डन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है विद रनिंग वाटर। आर्किड स्टाइल ऑफ पर्शियन आर्किटेक्चर, ये डोम्स एंड आर्चेज है इसमें। ठीक है हमारे पास फिर यूज ऑफ जाली वर्क, यूज ऑफ वाटर, पित्रादुरा टेक्निक, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार इन मॉस्क, कैलीग्राफी एंड टाइल वर्क्स। तो ये हमारे पास हो गए 5 और 2 7 पॉइंट। बहुत ज्यादा है 7 पॉइंट। ठीक है, देखो मैं ये बोलता हूं ना कि हमारे सेम नहीं हो सकते। मान लो मैं भी इस आंसर को लिखूं, आप भी इस आंसर को लिखो, हमारे पॉइंट सेम नहीं हो सकते। मतलब 7 के 7 पॉइंट्स, सॉरी अगर मान लो 12 पॉइंट लिखे तो 12 के 12 पॉइंट सेम नहीं हो सकते हमारे। ठीक है, लेकिन 12 में से जो बेसिक फीचर है ना, अब चार बाग स्टाइल तो सबको लिखना पड़ेगा ना, ये टेक्निकल कंटेंट है ना, इसलिए इस क्वेश्चन में ना ज्यादा मार्क्स आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 12 में से मतलब 6 7 नंबर भी मिल सकते हैं, बिकॉज इट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन। जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ना उसमें मार्क्स ज्यादा आते हैं, रादर देन जो फिलोसफिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें तो आपको, एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें मार्क्स नहीं आएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि बताओ स्वदेशी मूवमेंट जो है वो फेलियर साबित क्यों हुआ, तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है थोड़ा। लेकिन मान लो क्वेश्चन आया कि लॉर्ड कर्जन के अचीवमेंट्स लिखो 8 नंबर में, तो अगर आपने लॉर्ड कर्जन की 10 पॉइंट लिख दिए ना तो आपको उसमें 6 नंबर मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, लेकिन अगर 10 पॉइंट आपने स्वदेशी में लिखे तो उसमें आपको 4 भी मिल सकते हैं। तो ये कोशिश किया करो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा, अब यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स हमारे को लिखने पड़ेंगे, अगर इसमें और पॉइंट्स भी बनते हैं तो बनाओ उसमें, क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो टेक्निकल क्वेश्चन, अब चार बाग स्टाइल सब लिखेंगे क्योंकि सब पढ़ेंगे, आर्कवेट स्टाइल सब लिखेंगे, अरेबेस्क टेक्निक सब लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सबको ही पता है यूज ऑफ डोम्स, तो इसमें कोई अलग नहीं लिख सकता ज्यादा। हाँ ये भी है, देखो काफी सारे पॉइंट्स हैं इसमें। मतलब ऐसा है कि अब देखो इसका आपने कंक्लूजन क्या लिखना है, मतलब क्या लिखा होगा कंक्लूजन? व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या लिखा आपने इस क्वेश्चन में? जो बेसिकली उस टाइम पर्शियन कल्चर था या ट्रेडिशन था, उसका जो मिक्सिंग हुई इंडियन एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, वो अभी तक भी मतलब हमें, अभी भी दिखती है आजकल के स्ट्रक्चर मैं में। बोल रहा हूँ कि आज के स्ट्रक्चर में भी वो दिखती है। ठीक है, अभी के स्ट्रक्चर में जिसमें आप इसमें एग्जाम्पल मास्टरपीस जो आपका ताजमहल है, ठीक है, वो अभी तक मतलब पर्शियन लेगेसी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इंडो पर्शियन लेगेसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह की चीजें मतलब आप लिख सकते हैं, थोड़ा भी थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक व्यू। और कहीं ना कहीं जो ये अमलगमेशन है, ये जो सोसाइटी है उसमें हार्मनी में भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इस तरह की चीजें भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, देखो मान लो आपके घर का स्टाइल है, ठीक है, और एक इंडियन बंदा है और एक पर्शियन बंदा है, दोनों के घर का स्टाइल अलग अलग है, लेकिन अगर दोनों साथ में रहने लग गए और दोनों के घर का स्टाइल मिक्स हो गया आपस में, तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे इंडो पर्शियन स्टाइल जब मिक्स हुआ तो फिर फैमिलियर सा हो गया ना। जैसे भक्तिज्म था, सूफिज्म आया ना, भक्तिज्म में कीर्तन्स थे, सूफिज्म में कवाली आ गई, थे तो दोनों म्यूजिक। ठीक है, तो कवाली भी बहुत सारे हिंदू सुनते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें कोई रिलीजियस बाइस थोड़ी भी है म्यूजिक में। ठीक है, अब कवाली भी लोग सुनते हैं, क्यों? क्योंकि कवाली और कीर्तन में ज्यादा फर्क उनको लगा नहीं, कि दोनों ही तो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, है ना। तो उस तरह से मैं बोल रहा हूं आपको कि जब ब्लेंडिंग होती है तो कहीं ना कहीं ये सोशल हार्मनी में भी कंट्रीब्यूट करती है, मतलब सोसाइटी में भी आप इसका कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि आपको एक दो डायमेंशन तो टच करना ही है। एक आप लेगेसी डाल दो कि लेगेसी है अभी तक हमारे लिए इंडो पर्शियन आर्ट, और दूसरा आप इसमें ये डाल दो, क्या बोलते हैं, अपना सोशल हार्मनी डाल दो, बस। आई थिंक इस तरह से आप अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं, 2 से 3 लाइनों में अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आज का कल करेंगे फिर। ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं फिर। ठीक है।